कॉन्सेप्ट सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूँ प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के मेंटोर। और आज हम बात करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज की जो डोमेन सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, उसका एक टॉपिक है हमारा, एक सेपरेट यूनिट है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, है ना। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आ गए। अब इसकी जो ऑफर प्राइस है आपकी 699 की है। इसमें कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है आपके, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, इसके अलावा आपके बीवोक और बीटेक, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके एनसीईटी के कोर्सेज हैं जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड। अब इसकी जो क्लासेस हैं ऑलरेडी 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, है ना, फॉर प्रैक्टिस। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी जो सीयूईटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें जाके रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद उसमें जाके लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप क्रैश कोर्स सेलेक्ट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपको ये जो कोर्स है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि डैश इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। अब हम जब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, वो एक ऐसी सिस्टम होती है जो कि हमें किस चीज में हेल्प करती है, इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से क्या होता है, सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो उसमें हमने देखा था दो टाइप के मार्केट को हमने पढ़ा था, एक हमारा मनी मार्केट होता है और दूसरा हमारा कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर भी आपकी एक प्राइमरी मार्केट होती है और एक सेकेंडरी मार्केट होती है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ऐसी कौन सी मार्केट होती है जो किससे रिलेटेड होती है, किसके लिए होती है, फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, जो शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म फंड्स की लेन देन कर सकते हैं, बोरोइंग एंड लेंडिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट या ऑल ऑफ द अबव। तो मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो हमारे शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है, जैसे आपने कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, इन सब चीजों के बारे में सुना होगा। तो ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसके, मनी मार्केट के, जो कि हमारी शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है, जिसमें हमारा लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है किसका, शॉर्ट टर्म फंड्स का। जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है वो हमारे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड से डील करती है, जैसे शेयर्स हो गए आपके, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो न्यू इश्यूज से डील करती है, जिसमें जो पहली बार हमारे शेयर्स इशू होते हैं, जो न्यू इश्यूज है उससे डील करती है, जहां शेयर्स पहली बार इशू होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, वो हमारी मनी मार्केट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, दैट इज मनी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है आपके, कि पहला असर्शन बोल रहा है कि ट्रेजरी बिल्स आर कंसिडर्ड एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ट्रेजरी बिल्स क्या है, हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और क्या होती है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है हमारी, ये तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है कि ट्रेजरी बिल्स हैव अश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ड्यू टू साउंडनेस ऑफ आरबीआई। अब ट्रेजरी बिल्स एक ऐसी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई इशू
करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। अब बोला जाता है कि इसकी जो इल्ड है, इस पे जो रिटर्न है, ये क्या रहती है, एश्योर्ड रहती है कि हमें मिलना ही है। और जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, मतलब नॉन पेमेंट की जो रिस्क है, वो भी नेग्लिजिबल रहती है। क्योंकि ये किसके द्वारा बैक्ड रहता है, इसको किसकी बैकिंग्स मिलती है, आरबीआई की, दैट इज द एपिक इंस्टीट्यूशन, जो सारी बैंकिंग सिस्टम जो है हमारी इंडिया की, उसे रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। तो आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब असर्शन हमारा सही है, रीजन फॉल्स है। दूसरा है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन हमारा गलत है लेकिन रीजन क्या है, सही है। थर्ड है कि बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। अब बोला जा रहा है कि assertion और reason दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा reason है वो हमारे assertion का correct explanation है, ठीक है। तो वो ये है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। reason is मतलब थर्ड में कि रीजन हमारी असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और चौथा है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब हमने ये देख लिया कि हमारी असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि क्या इनके बीच कोई रिलेशन है। असर्शन में बोला जा रहा है कि ट्रेजरी बिल जो है वो एक तरह की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है। नेक्स्ट, ये तो सही है। रीजन में बताया जा रहा है कि ट्रेजरी बिल में जो है हमें रिटर्न्स तो मिलनी ही है, अश्योर्ड पेमेंट होती है, अश्योर्ड यील्ड होता है, और जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है या फिर रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है वो नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसे आरबीआई की बैकिंग्स मिल गई होती है। आरबीआई की बैकिंग्स मतलब जो ये जो ऐसी सिक्योरिटीज रहती है, ऐसी शॉर्ट टर्म ये क्या है, सिक्योरिटीज हैं जो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है लेकिन इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। अब बोला जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमने बोला कि एक दो तरह की हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है। एक हमारा मनी मार्केट होता है जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है, और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट जो कि हमारे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है। तो मैंने बताया कि जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो बोला जा रहा है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज इज नोन एज मार्केट फॉर सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज को और हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका the dash is a link between the savers and borrowers, helps to establish a link between dash is a link between the savers और borrowers। ये नहीं होगा, देखो, dash helps to establish a link between savers and investors। अब ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच क्या करती है, एक लिंक बनाती है, लिंक स्टैब्लिश करती है। सेवर्स कौन होते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जो हम कंज्यूमर्स हैं, जो सेविंग्स करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम का थोड़ा पार्ट क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। वही इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो अपनी सेविंग्स को, जो उनके पैसे रहते हैं उन्हें वो इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में, है ना, अलग अलग जगह, है ना। तो बोला जाता है कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो क्या करती है, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच जो ब्रिज है उसे गैप करती है, उनके बीच क्या करती है, एक
लिंक स्टैब्लिश करती है। क्या करती है? लिंक स्टैब्लिश करती है। तो पहला है मनी मार्केट, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है नन ऑफ दीज और चौथा है मार्केटिंग। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मैकेनिज्म है जहां बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। ये सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच क्या करती है? उनके बीच लिंक बनाती है, उनके बीच जो गैप है उसे ब्रिज करती है, उसे खत्म करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असर्शन रीजन। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। अब बोला जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के वो मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी जो है हमारी हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो बोला जा रहा है कि डिस्काउंट फाइनेंस हाउस जो है इंडिया की वो एक रेडीमेड मार्केट हमें प्रोवाइड करती है फॉर डीलिंग विद फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है वो एक रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करती है। तो ये बिल्कुल सही है। अब ऑप्शंस क्या क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो हमारा रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन हमारा सही है लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मतलब असर्शन हमारा गलत है और रीजन ट्रू है। और डी है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही सही है लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि ये क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है। और उसका रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, उसका पता हमें रीजन से चल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इश्यूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द इन्वेस्टर्स विद इन। अब बोला जा रहा है हम जब सिक्योरिटीज मार्केट में क्या करते हैं, जब हमें शेयर्स खरीदने होते हैं तो उसके लिए भी हमें ब्रोकर हायर करना होता है ना। तो ये जो ब्रोकर हैं ये क्या करते हैं? एज अ मिडिल मैन, एज अ इंटरमीडियरी एक्ट करते हैं किनके बीच? जो शेयर्स बेच रहे हैं और जो शेयर्स खरीद रहे हैं। तो ये जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है मतलब जो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो क्या होता है? बोला जा रहा है कि ये जो ब्रोकर है वो क्या करता है? इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। तो ये कितने टाइम में उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना होता है? 48 आवर्स के अंदर, 12 आवर्स के अंदर, 52 आवर्स के अंदर या फिर 24 आवर्स के अंदर। तो कितने टाइम में उसे कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना होता है? 24 आवर्स के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, NSE कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग इन द ईयर। 1 मिनट रुक जाना, ठीक है? 1 मिनट। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि NSE कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग इन द ईयर। अब जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसने फ्यूचर्स ट्रेडिंग कब स्टार्ट करी, कौन से ईयर में स्टार्ट करी? 1999 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2000 में? तो इसने कब स्टार्ट की है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फ्यूचर ट्रेडिंग 2000 में स्टार्ट की है, आई थिंक जून में, है ना? जून 2000 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मनी मार्केट।
अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है आपके मनी मार्केट के बारे में सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो पहला दिया गया है कि इट इज सिचुएटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे सिचुएटेड रहती है। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स लो मार्केट रिस्क, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेस रिस्की रहते हैं, इसमें जो रिस्क है वो कम रहती है। नेक्स्ट है डील्स इन अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट, ये जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि अनसिक्योर्ड है, ठीक है, उससे डील करती है। और चौथा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड है आर हाईली लिक्विड, जो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रही होती हैं, जो मनी मार्केट जिस इंस्ट्रूमेंट से डील कर रही होती है वो हाईली लिक्विड होती है, मतलब उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें लो मार्केट रिस्क होती है, ये भी सही है। अनसिक्योर्ड या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट से डील करती है, ये भी सही है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हाईली लिक्विड होती है, ये भी सही है। लेकिन मनी मार्केट की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज सिचुएटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश इज द ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। अब बोला जा रहा है ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। कौन सी लोन्स? लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, जिसकी जो रीपेमेंट है वो 1 साल से ज्यादा की होती है। तो पहला बोला जा रहा है कैपिटल मार्केट, दूसरा है हमारा प्राइमरी मार्केट, तीसरा है मनी मार्केट और चौथा है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट न्यू इशू से डील करती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से डील करती है, सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज से डील करती है, और जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो हमारे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट से डील करती है। तो कौन सी मार्केट हमें हेल्प करती है फॉर गेटिंग द लॉन्ग टर्म फंड्स या लोन्स? कैपिटल मार्केट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सेटलमेंट साइकिल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो सेटलमेंट साइकिल चलती है कि जो हम शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, ये जो सेटलमेंट साइकिल है ये कब तक पूरी हो जानी चाहिए इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? T+3 डेज में, T+5 डेज में, T+1 या फिर T+2 डेज में। तो कब ये पूरी होती है? T+2 डेज के अंदर वो क्या होनी चाहिए? पूरी हो जानी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ NSE आर कैरिड आउट बाय। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर कैरिड आउट बाय। अब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें जो क्लियरिंग फंक्शन होती है ना, या फिर जो सेटलमेंट ऑपरेशंस होते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है? CDSL के द्वारा, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, NSCCL के द्वारा, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, NSDL के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा, या फिर SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमेशा याद रखना कि ये जो क्लियरिंग फंक्शंस है या फिर सेटलमेंट के ऑपरेशंस हैं, ये NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके क्लियरिंग ऑपरेशंस या सेटलमेंट ऑपरेशंस कौन करता है? NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब बोला जा रहा है कि इनमें से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके द्वारा इशू की जाती है? ये इशू की जाती है आपके बैंक्स के द्वारा, है ना, बैंक्स के द्वारा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, है ना। अब ये क्यों इशू किया जाता है? फॉर शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, है ना। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका कॉल मनी। कॉल मनी जो होती है जो कि 2 दिन से 14 दिन का इसका मेच्योरिटी पीरियड रहता है। नेक्स्ट है आपकी ट्रेड बिल। नेक्स्ट क्या है? ट्रेड बिल, जिसे आप
कॉमर्शियल बिल भी बोलते हो, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉयर साइन करता है ना। ड्रॉयर क्या करता है, ड्रॉय और ड्रॉई कौन होता है। अब देखो, जब क्रेडिट परचेज हुई होती है तो जो हमारे जिसने गुड्स को या फिर जिसने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है या फिर जिसने लोन दिया है, वो क्या करता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है। उसे हम ड्रॉयर बोलते हैं। वो इंसान क्या करता है, एक बिल बनाता है और उसे वो किसे देता है, ड्रॉई को, जिसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं या फिर लोन लिए हैं। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उस पे साइन करता है और वापस देता है। उसमें क्या दिया रहता है कि हम क्या करेंगे, हमने अभी आपसे लोन लिया है या फिर क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर में इस डेट को हम आपकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट पे जो उसमें डेट स्टेटेड रहती है तो उस पे हम पेमेंट आपको कर देंगे। वो ड्रॉई फिर से वो सिग्नेचर करके ड्रॉयर को दे देता है। तो ये जो ड्रॉयर है, अगर उसको मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो क्या करता है, बैंक के पास चला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके। ठीक है, वो जो बिल है उसे लेके कहाँ चला जाता है, ट्रेड बिल है ना, ट्रेड बिल बोलते हैं, उसे लेके चला जाता है वो बैंक के पास। अब बैंक क्या करती है, कुछ डिस्काउंट करके, उस बिल को डिस्काउंट करके कुछ पैसे रख के एज अ चार्ज, बाकी के पैसे किसे दे देती है, ड्रॉयर को। अब ये किस चीज में हेल्प करता है, अगर मान लो उसे मैच्योरिटी डेट तक रुकने की उसके पास टाइम नहीं है, उससे पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो बैंक के पास जा सकता है, कुछ पैसे उसे दे के डिस्काउंट, बैंक क्या करती है, डिस्काउंट चार्ज ले लेती है और बाकी के पैसे उसे दे देती है। ठीक है, तो उसकी जो नीड है, उसे जब जरूरत होती है तो पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अब जब मैच्योरिटी डेट आती है, उस डेट को बैंक क्या करती है, जाके ड्रॉई के पास से पैसे ले लेती है। ठीक है, तो ये ट्रेड बिल है। अब ये ट्रेड बिल जब बैंक द्वारा एक्सेप्ट हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल बिल। तो ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स आपके मनी मार्केट के हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू कॉमर्शियल पेपर। अब ये जो कॉमर्शियल पेपर है, इसके रिगार्ड में अगर इसके बारे में हम बात करें तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो पहला है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट विद द फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। अब बोला जा रहा है कि ये क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट रहती है विद द फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। नेक्स्ट बोला जा रहा है इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। इसे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट पे बेचते हैं, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल प्राइस है, उससे कम प्राइस पे हम उसे बेचते हैं, लेकिन जब हम इसकी रीपेमेंट करते हैं, इसकी रिडीम करते हैं, तो उस एक्चुअल प्राइस पे करते हैं, दैट मींस पार पे करते हैं। नेक्स्ट है कि कंपनी यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। अब कंपनी किस लिए इसे यूज करती है, अपने शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं, उसके लिए। और नेक्स्ट है इट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। उसकी मैच्योरिटी पीरियड कितने की होती है, 15 दिन से लेके 1 साल तक की। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, मनी मार्केट में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो जो कमर्शियल पेपर है ये एक मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, नॉट अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज। अब बोला जा रहा है कि इंडिया में टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं। अब देखो, हमेशा याद रखना कि हमारे इंडिया में 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे डिफरेंट रीजन्स में, कोलकाता में है ना, बैंगलोर में, ठीक है, और 2 हमारी जो है वो, एक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसके अलावा जो सारे हैं वो कौन से हैं, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। तो टोटल आपके 23 हैं, 21 उसमें से रीजनल है, एक आपका एक्स्ट्रा जो 2 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं, 2 अलग से जो है वो, एक आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो टोटल कितने हो गए आपके, 23। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मेंट बाय डीमैट अकाउंट। अब बोला जा रहा है कि डीमैट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? पहला है कि डेवलपमेंट मार्केट अकाउंट, दूसरा है डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, तीसरा है डिमांड डिपॉजिटरी अकाउंट और चौथा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट का जो फुल फॉर्म है वो डीमैटेरियलाइजेशन भी होता है। तो उसकी मतलब क्या होती है? डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां हम सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो। अब उस सिक्योरिटी को फिजिकली तो हम अपने पास नहीं रखते हैं, उसको फिजिकल नेचर वाली ट्रांजैक्शंस तो वो नहीं होती है, तो हम डीमैट अकाउंट के अंदर क्या करते हैं? अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, दैट इज डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल आर रेफर्ड टू। अब जब सिक्योरिटी, अब यहाँ मेथड्स की बात की गई है, मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। अब बोला जा रहा है कि जब सिक्योरिटीज आप क्या करते हो, एक कंपनी क्या करती है, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलॉट कर देती है या कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को, स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को क्या करती है? अलॉट करती है। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल या फिर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या करती है कंपनी? कुछ स्पेसिफिक जो पर्सन्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करती है? सिक्योरिटीज अलॉट करती है, सिक्योरिटीज बेचती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन। अब इसमें से जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट की कौन सी फंक्शन नहीं है, याद रखना नोट दिया गया है कि इसमें से फाइनेंशियल मार्केट की कौन सी फंक्शन नहीं है। पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, की सिक्योरिटीज की प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है कि हमारी सिक्योरिटीज की क्या प्राइस है। अब ये कैसे डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट है लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसे लोअर करती है। अब ऐसा कैसे? कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को या फिर जिन्हें चाहिए होता है। अब इससे क्या होता है? उनका टाइम सेव होती है, उनकी एफर्ट्स सेव होती है, उनके मनी सेव होते हैं। ठीक है, तो इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके कम आते हैं। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब सेविंग्स को मोबिलाइज करती है। अब जो सेविंग्स आपके पास है उससे क्या करती है? क्या इंश्योर करती है कि आप उसे मोस्ट प्रोडक्टिव, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रपोजल है या फिर शेयर्स है, वहां इन्वेस्ट करो, ताकि क्या हो? अब वो आइडल पड़ी रहेगी तो ऐसे ही उससे कोई रिटर्न आपको नहीं आने वाला है। इससे अच्छा क्या करो? आप उसे प्रॉफिटेबल यूज में, प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट कर दो, ताकि उसके आपको रिटर्न भी मिले, है ना, आपको अच्छी बेनिफिट मिले। और चौथा है आपका फ्लोटिंग ऑफ कंपनी, कंपनीज को फ्लोट करती है, उनके सिक्योरिटीज को फ्लोट करती है। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग जो है, ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट की फंक्शन होती है। लेकिन फ्लोटिंग ऑफ कंपनीज इसकी फंक्शन नहीं है, ये एक सेपरेट फंक्शन होती है, ये एक सेपरेट फंक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। अब ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं? अब जीरो कूपन बॉन्ड हम क्यों बोलते हैं? अब देखो, पहला है आपका कॉल मनी। कॉल मनी जो हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, जो कि 2 दिन से 14 दिन की होती है। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल पेपर, जो कंपनीज इशू करती है, रेप्यूटेड कंपनीज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग या कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। ट्रेजरी बिल्स, जो कि आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका ट्रेड बिल। नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रेड बिल। ट्रेड बिल वही हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कॉमर्शियल बिल बोलो। तो जो ट्रेजरी बिल्स है उसे हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो इंटरेस्ट है, इस पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना रहता है वो स्पेसिफाइड नहीं रहती है। इसकी जो इंटरेस्ट आप जो पे करते हो वो स्पेसिफाइड नहीं रहती है। ठीक है। अब ऐसा क्यों? अब देखो, अब फिर हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है? हम कैसे मानेंगे कि कैसी हमारी इंटरेस्ट है? तो जो इसकी इशू प्राइस रहती है, जो इसकी इशू प्राइस रहती है ना, और जो आपको मिलती है बाद में, जो जब ये रिडीम होती है ना,
तो ये जो रिडीम होती है, और ये क्या हमेशा ये है ना कि ये जो ट्रेजरी बिल है ये डिस्काउंट पे इशू होती है, डिस्काउंट पे इशू होती है, और जब इसका रिडम्पशन होता है तो ये किस पे होता है, पार पे होता है, पार पे होता है। तो इसकी जो डिफरेंस आती है इसे ही हम इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, अब इसकी जो आपकी मेच्योरिटी पीरियड भी कुछ 91 डेज के होते हैं, 182 डेज, इसके अलावा आपके 364 डेज, ठीक है। तो ये सारी ट्रेजरी बिल्स की मेच्योरिटी पीरियड है कि इतने इतने दिन के लिए वो इशू हो सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें से कौन सी है हमारी फंक्शन, किसकी, फाइनेंशियल मार्केट की। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, वही सेविंग्स को मोबिलाइज करती है। नेक्स्ट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, हम कभी भी क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एसेट को जो हमें, उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या करती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकती है, करती है। नेक्स्ट है प्राइस फिक्सेशन, ये कैसे होगी, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और फिर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही हमारे फंक्शंस होते हैं किसके, फाइनेंशियल मार्केट के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट है। पहला है कि दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द हाउस होल्ड दैट सेव्स मनी एंड बिजनेस दैट इन्वेस्टेड। अब बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट एज अ लिंक की तरह एक्ट करती है किनके बीच, जो हाउस होल्ड है, जो कि क्या करते हैं, कुछ पैसे सेव करते हैं जैसे हम, और जो बिजनेस है वो क्या करती है, पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो अभी मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दे इन्वेस्ट द मनी दे हैव अवेलेबल इन देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब ये किस चीज में हेल्प करती है कि हमारे पास जो पैसे हैं उसे हम मोस्ट प्रॉफिटेबल जो हमारी प्रपोजल है या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, ठीक है, या जो ऑप्शंस हैं जहां से हमें रिटर्न ज्यादा मिल रही है वहां हम इन्वेस्ट करें ताकि बेनिफिट हमें अच्छी मिले। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड। अब बोला जा रहा है कि वो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच एज अ लिंक की तरह एक्ट करती है, कैसे, बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड्स को ट्रांसफर करके फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर। तो ये सारे ही पॉइंट जो हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट के बारे में करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when a trade bill is accepted by a commercial bank it is known as। अभी मैंने बताया था कि ये जो ट्रेड बिल है जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जब वो ड्रॉयर क्या करता है, उसे बैंक के पास लेके जाता है फॉर गेटिंग द मनी आफ्टर डिस्काउंटिंग, तो जब वो बैंक एक्सेप्ट कर लेती है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जो ट्रेड बिल है हमारी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोली जाती है उसके बाद, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक बार जब ये ट्रेड बिल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो क्या बन जाती है, हमारी कमर्शियल बिल बन जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल, ठीक है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज। अभी हमने डिस्कस किया टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कितने हैं, 23। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर। अब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसे कब रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुई थी, 1993 में उसे रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी। सेबी कौन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और 1994 में इसने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट की थी, अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कब रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज, 1995 में, 1992 में, 1994 में, या फिर 1993 में। तो कब इसे रिकॉग्निशन मिली थी, 1993 में। अगर फंक्शनिंग के बारे में पूछे तो 1994, और स्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछे या इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूछे तो 1992, और इसे रिकॉग्निशन मिली थी 1993 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टू बी लिस्टेड ऑन OTCEI the minimum capital requirement for a company is।
द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी इज। अब बोला जा रहा है कि जो OTCEI है, OTCEI मीन्स ओवर द ट्रेड, है ना, ओवर द ट्रेड जो एक्सचेंज बोर्ड है आपकी इंडिया की, ठीक है, इज ओवर द ट्रेड काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके लिए आपको कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, आपको मीन्स कंपनी को, जो ओवर द ट्रेड ओवर द ट्रेड काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसके लिए एक कंपनी को कितनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, 10 करोड़ की, 3 करोड़ की, 25 करोड़ की या 5 करोड़ की। अब ये फैसिलिटी स्पेशली किन्हें प्रोवाइड की जाती है, जो स्मॉल कंपनीज रहती है, जो स्मॉल कंपनीज रहती है, ताकि उसे कैपिटल मार्केट की एक्सेस मिल पाए, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी को मिनिमम कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, 10 करोड़, 3 करोड़, 25 करोड़ या 5 करोड़। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी 3 करोड़ की रहती है और मैक्सिमम 50 करोड़ की रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मनी मार्केट इज। अब जो मनी मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसकी इंस्ट्रूमेंट पे, वो कैसी रहती है, ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, कम रहती है या जीरो रहती है। तो जो मनी मार्केट में जो हमें रेट ऑफ रिटर्न है, जो हमें रिटर्न मिलती है, वो कम रेट पे मिलती है, लेस रेट पे मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर। अब ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स हैं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, या फिर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, एक साथ फंक्शन नहीं करते हैं, अपने आप में दोनों रहते हैं। तीसरी है कॉम्पीट विच ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वो कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। और चौथा है कंट्रोल ईच अदर, की एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अब ये दोनों ही जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, ये आपके कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। अब प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज से डील किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में जो फर्स्ट टाइम इश्यूज हैं, जो न्यूली इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, वो उससे डील की जाती है। मतलब पहली बार जो शेयर इशू होती है वो कहाँ होती है, प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में कौन सी शेयर इशू होती है, मतलब किसकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं उनकी। तो एक बार जब वो प्राइमरी मार्केट में कोई सिक्योरिटीज ट्रेड हो चुकी है, शेयर्स इशू हो चुकी है, तो उसके बाद वो कहाँ ट्रेड होगी, सेकेंडरी मार्केट में। दैट मीन्स दे क्या करती है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, एट प्रेजेंट ओनली 2 डिपॉजिटरी आर रजिस्टर्ड विथ RBI। मतलब बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, किसके, सेबी के। अब सेबी कौन है, हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये भी क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो, बोला जा रहा है कि वो 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, NSDL एंड HDFC, नेक्स्ट है NSDL एंड CDSL, NSDL एंड ABSL, और D है NEFT एंड TDS, नेफ्ट एंड TDS। तो अभी तक हमने दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक तो हमारा NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दोनों हमारे डिपॉजिटरी हैं दैट आर रजिस्टर्ड विद सेबी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, द सेटलमेंट साइकिल इन NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो सेटलमेंट साइकिल है वो कितने दिन की होती है, T+2, T+5, T+3 या फिर T+1। तो कितने दिन की होती है, T+2 डेज, T+2 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि OTCEI was established in lines of। अब ये जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये कौन सी लाइंस पे स्टार्ट की गई थी, NSE, NYSE, NASDAQ और NASAQ।
तो ये कौन सी लाइन पे स्टार्ट की गई थी? NASDAQ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है NSE कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग इन द ईयर। अभी हमने डिस्कस किया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग कौन सी ईयर में स्टार्ट करी थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 1999 में? तो कब स्टार्ट करी थी? जून 2000 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ फ्लोटेशन। अब इसमें से कौन सी जो मेथड है आपकी, किसकी? फ्लोटेशन की। पहला है ऑफर फॉर सेल, नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ दिस। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जो इंटरमीडियरीज हैं और मिडिल मैन है उन्हें क्या करती है, उन्हें सिक्योरिटीज या शेयर्स बेच देती है। वो डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं करती है, पब्लिक को डायरेक्टली इशू ना करके किसे इशू कर देती है, किसे बेच देती है? किसे बेचती है? जो कुछ इंटरमीडियरीज हैं या मिडिल मैन है। अब ये मिडिल मैन क्या करते हैं, पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, उन्हें बेचते हैं और जो प्राइस उनसे चार्ज करते हैं वो ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी क्या करती है, नॉर्मल पब्लिक को ना देके कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट कर देती है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू मतलब एक डॉक्यूमेंट के थ्रू सारी इनवाइट की जाती है एप्लीकेशंस पब्लिक से फॉर सब्सक्राइबिंग इन द शेयर्स। तो ये सारे ही मेथड्स हैं हमारी फ्लोटेशन के, ये सारे ही क्या है, मेथड्स हैं हमारे किसके, फ्लोटेशन के। ठीक है, फ्लोटेशन ऑफ शेयर्स के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो व्हाट इज मेंट बाय डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट मार्केट अकाउंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट, डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज या फिर डिमांड डिपॉजिटरी अकाउंट। अभी हमने डिस्कस किया डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। इस अकाउंट में हम अपने शेयर्स को, हम अपने सिक्योरिटीज को किस फॉर्मेट में रख, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो कुछ आपको केस स्टडीज दिए गए हैं। पहला है, हमें टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, read the following text and answer the questions given below. Rajni Auto Manufacturers has been into business for the last 30 years. Rajni Auto Manufacture एक कंपनी है, बिजनेस कर रही थी पिछले 30 साल से and have decided to give a special privilege to their existing shareholders. अब उसने डिसाइड किया कि जो उसके existing shareholders हैं उन्हें हम क्या देंगे, प्रिविलेज देंगे to subscribe to the new issue of the shares where they will be given shares according to the proportion हेल्ड बाय देम। मतलब जब कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देगी फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स। अब उसे वो जब शेयर्स इशू करेगी तो जो उसकी मार्केट प्राइस होती है, जो शेयर्स की मार्केट प्राइस है, उससे कम प्राइस पे वो क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देगी, शेयर क्या देगी, शेयर देगी। ठीक है, अब देखो अब इस किस प्रपोर्शन में देगी, उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उन शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी शेयर है उस कंपनी के। द कंपनी ऑलवेज गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू इट्स लॉयल स्टेक होल्डर्स एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट दे रिमेन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब कंपनी हमेशा अपने लॉयल स्टेक होल्डर्स को क्या करती है, स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, प्रिविलेज देती है और इंश्योर करती है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ associated रहे. Last year, the company was successful in dealing through the capital market where both Last year, the company was successfully dealing through the capital market where both buying and selling of securities were taking place. अब last year company किस में deal कर रही थी, securities market, sorry capital market में, जहां दोनों ही buying और selling of securities हो रही थी. The owner of the company is a man of ethical business. अब ये जो owner था उस company का, वो ethical business मतलब वो ethics follow करता था business करने time. He often contributes to business magazines by writing articles and
एडिटोरियल्स, वो क्या करता था, बिजनेस मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स देता था, एडिटोरियल्स देता था। ही रिसेंटली रॉट एन आर्टिकल अबाउट द वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट। अब उसने सेबी के बारे में, जो वॉचडॉग हम किसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट के, सेबी के बारे में आर्टिकल उसने लिखा था रिसेंटली। द आर्टिकल गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एंड नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ एमबीए स्टूडेंट। तो वो आर्टिकल बहुत पॉपुलर हुई, अब वो एमबीए स्टूडेंट के करिकुलम में आता है, उसका पार्ट है, उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द रेगुलेटिंग फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड है। अब देखो, अब बोला जा रहा है कि अब आपको क्या करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेगुलेटिंग फंक्शन है उसे आइडेंटिफाई करना है। पहला है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, तीसरा है प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड फेयर प्रैक्टिसेस, और चौथा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। अब इसमें देखोगे कि कंपनी क्या कर रही है, जो वो शेयर्स इशू करती है वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है कि आप क्या करो, इस शेयर्स में सब्सक्राइब कर सकते हो, ये प्रिविलेज देती है, और उसे वो मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे, कम प्राइस पे उसे शेयर्स इशू करती है अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो इससे वो क्या कर रही है, इक्विटी कल, जो एक ओनरशिप प्रैक्टिस क्या कर रही है, यहाँ स्प्रेड कर रही है कि उन्हें भी लगे, है ना, उन्हें भी लगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना। तो इट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर, ठीक है, इट इज स्प्रेडिंग इक्विटी कर। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एक मिनट रुक जाना। और चीज, एक चीज और है इसमें, अब देखो, ये चीज देख लिया, अब नेक्स्ट आपने देखा कि ये जो बिजनेसमैन है, ये जो ओनर है, ये एथिकल बिजनेस करता है ना, एथिकल बिजनेस करता है, प्रमोशन करता है, एथिक्स को प्रमोट करता है, लॉयल है। ठीक है, तो एक और फंक्शन इसमें हाईलाइट हो रही है आपकी, एक है, कौन सी फंक्शन है, प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड फेयर प्रैक्टिस, प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड फेयर प्रैक्टिसेस। तो आप बुक के हिसाब से देखोगे तो आपको दो यहाँ ऑप्शन सही मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी ऐसे मार्क कर सकते हो या फिर इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर, क्योंकि चीजें वहां क्लियर नहीं है, या फिर ऐसे देखो, अगर इस चीज को देखें तो अभी ये सही तरीके से बताया नहीं गया है, मतलब चीजें क्लियर नहीं है, हमें उसके एथिकल बिहेवियर के बारे में बताया गया है, फेयर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज टू सम सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। अब बोला जा रहा है कि ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट की मेथड होती है ऑफ फ्लोटिंग द सिक्योरिटीज, तो इसमें कंपनी क्या करती है, कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को शेयर अलॉट कर देती है, शेयर सिक्योरिटीज बेच देती है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई सच इंस्टीट्यूशंस, तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस को वो क्या करती है, ये शेयर्स देती है। तो पहला है LIC, दूसरा है GIC, तीसरा है UTI और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस को कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स दे सकती है, सिक्योरिटीज बेच सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस ऑफ NSE आर कैरिड आउट बाय। अब ये जो क्लियरिंग, ये जो सेटलमेंट ऑपरेशंस हैं NSE के, है ना, ये किसके द्वारा की जाती है, हमने डिस्कस किया था, NSDL के द्वारा, SBI के द्वारा, NSCCL दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, या फिर CDSL सेंट्रल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या फिर NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, ये नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, NSCCL दैट इज नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट वाज दिस कंपनी डीलिंग इन। अब बोला जा रहा है कि ये जो कंपनी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये कौन सी मार्केट में डील कर रही थी, प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, सी कमोडिटी मार्केट या नन ऑफ दिस। तो हमने देखा कि कंपनी किस में डील कर रही है, इक्विटी शेयर्स के बारे में हमें पता चला। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से कौन डील करता है, कौन सी मार्केट में इसकी डीलिंग होती है, कौन सी मार्केट में इसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, आपके सेकेंडरी मार्केट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप फिर से आपको एक टेक्स्ट दिया गया है और इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अब दिया गया है कि राजेश इज द सीईओ ऑफ अ लीडिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है और राजेश उसका सीईओ है। रिसेंटली द कंपनी इशूड शेयर कैपिटल टू कवर सम एक्सपेंसेस। अब कंपनी ने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए शेयर्स इशू करे। हाउएवर इन ऑर्डर टू मीट द फ्लोटिंग कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स द कंपनी डिसाइडेड टू कंडक्ट ब्रिज फाइनेंसिंग। अब ये जो फ्लोटिंग कॉस्ट जो इशूइंग मतलब शेयर्स इशू करने पे आई, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, it will conduct bridge financing. Therefore it decided to issue a money market tool. इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मनी मार्केट के एक टूल को इशू करेंगे। The CEO's decision wisely meet the company's requirement. अब ये जो CEO की डिसीजन थी वो कंपनी के रिक्वायरमेंट को मीट कर रही थी। 3 months later the company decided to issue new shares in the primary market again. अब 3 महीने बाद कंपनी ने फिर से डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, प्राइमरी मार्केट में कुछ सिक्योरिटीज क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। अकॉर्डिंग टू द फ्लोटिंग मेथड इट इन्वॉल्व्स, इट डिसाइडेड टू अडॉप्ट द मेथड मेनली अडॉप्टेड बाय लिस्टेड कंपनीज एंड अट्रैक्ट द मासेस बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग द पीपल। अब उसने डिसाइड किया कि फ्लोटिंग मेथड में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके द्वारा जो मेथड यूज की जाती है, जिसमें वो क्या करती है, डायरेक्टली पब्लिक से कॉन्टैक्ट करती है फॉर सब्सक्राइबिंग इन देयर शेयर्स। Again, success came from the company's approach and the realization of its goal. इससे क्या हुआ, कंपनी को सक्सेस मिली, कंपनी सक्सेसफुल रही और उसने जो गोल सेट करी थी वो अटेन कर ली। However, when the company tried the same types again 3 months later, the company encountered many problems. लेकिन 3 मंथ बाद जब कंपनी ने फिर से ये मेथड ट्राई करा, फिर से ये ऑप्शन ट्राई किया, तो उसे बहुत प्रॉब्लम हुई। The problem is to determine a key aspect related to the security of new release. If the same process is carried out in the secondary market, the company will not care too much about this key aspect. ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट थी। अब बोला जा रहा था कि which method of flotation was adopted by the company 3 months later. अब बोला जा रहा है कि कौन सी जो मेथड है कंपनी ने यूज की थी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद कंपनी ने कौन सी मेथड को यूज करी थी। ठीक है, तो पहला है आपका EIPOs, दूसरा है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, तीसरा है आपका राइट इशू और चौथा है ऑफर फॉर सेल। तो हमने क्या देखा कि कंपनी ने जो लिस्टेड कंपनीज जो मेथड यूज करती है बाय कॉन्टैक्टिंग द पब्लिक डायरेक्टली पब्लिक से कॉन्टैक्ट करके, और ये कब होता है, थ्रू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टर। ये इंफॉर्मेशन देती है, ये क्या करती है, जो पब्लिक है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है, उन्हें इनवाइट करती है फॉर सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर सब्सक्राइबिंग इन द शेयर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रूमेंट विथ अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन। अब जो ऐसी इंस्ट्रूमेंट रहती है जिसकी मेच्योरिटी पीरियड जो 1 साल से कम की होती है, तो ऐसी इंस्ट्रूमेंट कौन सी मार्केट में ट्रेड की जाती है, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, NSE में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में। तो ऐसी मार्केट जो हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से डील करती है, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम की होती है, वो हमारे किसके अंदर आती है, मनी मार्केट के अंदर आती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखो, बाय नॉट कन्वर्टिंग एंड ट्रांसफरिंग द शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट, क्या है, हाँ नेक्स्ट देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर, अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कंट्रोल ईच अदर, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपीट ईच अदर, एक दूसरे से कंपीट करते हैं, या डी है फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब आपस में इंडिपेंडेंटली ये लोग फंक्शन करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहते हैं। तो अभी मैंने बताया था प्राइमरी मार्केट में जो है आपकी न्यू इश्यूज होती हैं, जो पहली बार शेयर इश्यूज हो रही है, सिक्योरिटीज इशू होती है, वहीं सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो इशू होती है। ठीक है, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जो ऑलरेडी इसमें इशू हो चुकी है प्राइमरी मार्केट में, ये जाके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होगी, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, स्टॉक मार्केट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अब बोला जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अनऑर्गेनाइज्ड मींस इसमें कोई भी चीजें क्लियर नहीं है, इसमें फॉर्मल गाइडलाइंस के बेसिस पे काम नहीं होता है, सारी चीजें अपने हिसाब से होती है, ये फॉर्मल प्रोसीडियर पे बेस्ड नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, रीजन बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट मेक्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक इन रिगार्ड टू प्राइसेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस एवरी डे। अब बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट क्या करती है, जो पब्लिक है उसे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन रिगार्ड टू प्राइसेस की, सिक्योरिटीज की प्राइसेस क्या है, एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये बिल्कुल ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट है, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. नेक्स्ट है, assertion is true but reason is false, मतलब assertion हमारा सही और reason false है, और नेक्स्ट है assertion is false but reason is true, मतलब assertion हमारा गलत है और reason true है। तो क्या है, हमारा assertion गलत है और reason true है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा assertion is false but reason is true, that means option D. नेक्स्ट है, डैश इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, ये कौन सी लिंक कौन प्रोवाइड, मतलब कौन स्टैब्लिश करती है, फाइनेंशियल मार्केट। आई थिंक सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, Which of the following is the function of financial market, इसमें से फाइनेंशियल मार्केट की कौन कौन सी फंक्शन है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ये भी होती है, प्राइस फिक्सेशन ये भी है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल मार्केट ये भी है, तो ये सारे ही आपके फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स, अब ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस है जो हमें लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, तो कौन सी ऐसी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। Next है, when securities are allotted to institutional investors and some selected individual, it is referred to as, जब institutional investors को या फिर कुछ selective individuals को कंपनी क्या करती है, शेयर्स बेचती है, अलॉट करती है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज डैश मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, अब स्टॉक एक्सचेंज का एक और नाम क्या होता है हमारा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट या नन ऑफ दिस। तो स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को हम सिक्योरिटी मार्केट भी बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं, इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी सिक्योरिटीज है उससे डील की जाती है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डैश इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, अब ऐसी कौन सी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है, जहां शॉर्ट टर्म फंड्स की लेंडिंग या बोरोइंग होती है। ठीक है, मनी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में या ऑल ऑफ द अबव, तो ये शॉर्ट टर्म फंड से कौन सी मार्केट डील करती है, हमारी मनी मार्केट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेड बिल्स, कॉल बनी, ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर्स, तो किसे बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स को, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इसमें से मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके? कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेड बिल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही आपके क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो क्लियर है सारी चीजें? तो ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो एक बार मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट को क्लियर करूँ। तब तक के लिए थैंक यू।